नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आज की चर्चा आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। आज हम भारत के भूगोल, खासकर हमारे विशाल पर्वतों और नदियों का एक ऐसा सफर तय करेंगे कि फैक्ट्स आपको रटने नहीं पड़ेंगे, बल्कि वो एक कहानी की तरह आपके दिमाग में छप जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अच्छा, शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, अगर भारत में कोई पर्वत ही ना हो तो क्या होगा? सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन अगर ये विशाल रक्षक, जिन्हें हम क्लाइमेट कंट्रोलर्स और वाटर टावर्स कहते हैं, वहां ना हो तो हमारा ये पूरा उपजाऊ उपमहाद्वीप महज एक बंजर रेगिस्तान बनकर रह जाएगा। मतलब ये पहाड़ सिर्फ सुंदर नहीं है, ये लिटरली हमारी जीवन रेखाएं हैं। तो आज का हमारा रास्ता क्या होगा? हम उत्तर के रक्षकों से शुरू करेंगे, फिर प्रमुख चोटियों की असल सच्चाई जानेंगे, मध्य भारत के जल विभाजकों को समझेंगे, दक्षिण भारत और उसके दर्रों से होते हुए आखिर में हमारे द्वीपों के इकोलॉजिकल महत्व पर बात करेंगे। उत्तर से दक्षिण का ये सफर एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट रहने वाला है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, उत्तर के हमारे विशाल रक्षक। अब हिमालय कोई साधारण पत्थरों का ढेर तो है नहीं। ये यंग फोल्ड माउंटेन्स यानी युवा वलित पर्वत हैं, जो करीब 40 से 50 मिलियन साल पहले बने थे। एग्जाम के नजरिया से देखें तो हम हिमालय को नदियों के आधार पर 4 हिस्सों में बांटते हैं। पंजाब हिमालय, जो सिंधु से सतलुज तक है, कुमाऊं, जो सतलुज से काली नदी तक, नेपाल हिमालय, काली से तीस्ता तक, और असम हिमालय, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक। और हाँ, ये याद रखिएगा कि इसी पंजाब सेक्टर में ट्रांस हिमालय की श्रेणियां आती हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। यहीं से तो हमारी वो नदियां निकलती हैं जिनमें साल भर पानी रहता है। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, प्रमुख चोटियों की भू राजनीतिक सच्चाई। ये हिस्सा आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में यहां से खूब सवाल बनते हैं। यहां आप भारत के भूगोल से जुड़ी 3 सबसे ऊंची चोटियों का वर्टिकल स्केल देख सकते हैं, K2, कंचनजंगा और नंदा देवी। अब सिर्फ इनकी ऊंचाई रटना काफी नहीं है, इनके पीछे की सटीक भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। देखिए, अंतर बिल्कुल साफ है। K2 या गॉडविन ऑस्टिन 8,611 मीटर के साथ सबसे ऊंची चोटी जरूर है, लेकिन ये काराकोरम श्रेणी में है और वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK में स्थित है। वहीं दूसरी तरफ कंचनजंगा 8,586 मीटर की ऊंचाई के साथ भारत और नेपाल सीमा पर सिक्किम में है। इसे भारत की सबसे ऊंची अविवादित यानी अनडिस्प्यूटेड चोटी माना जाता है। एग्जाम में यह फर्क आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और यहां आता है एक और बहुत ही क्रूशियल नंबर, 7816 मीटर। ये नंदा देवी की ऊंचाई है। अब अगर पेपर में सवाल ये आता है कि पूरी तरह से भारत की आंतरिक सीमाओं के भीतर स्थित सबसे ऊंची हिमालयी चोटी कौन सी है, तो बिना किसी कंफ्यूजन के आपका जवाब होना चाहिए नंदा देवी, जो उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में है। अच्छा, पहाड़ नदियों को कैसे कंट्रोल करते हैं, इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है नंगा पर्वत। 8126 मीटर ऊंचा ये पहाड़, जिसे किलर माउंटेन भी कहते हैं, एक ऐसी अभेद्य दीवार है कि इसने शक्तिशाली सिंधु नदी तक का रास्ता बदल दिया। इसके आगे सिंधु नदी एक गहरा गॉर्ज बनाती है और अचानक दक्षिण की ओर पाकिस्तान की तरफ एक बहुत ही शार्प टर्न लेती है। मतलब सोचिए, एक पहाड़ ने पूरी की पूरी नदी की दिशा ही पलट दी। चलिए अब उत्तर के इन बर्फीले तूफानों से आगे निकलते हैं और बात करते हैं सेक्शन 3 की, मध्य भारत के जल विभाजक। हम उपमहाद्वीप के उस हिस्से में आ गए हैं जो हिमालय से भी करोड़ों साल पुराना है। यहाँ के पहाड़ भले ही आसमान ना छूते हों, लेकिन ये पूरे सिस्टम के हाइड्रोलॉजी मैनेजर हैं। अब ये जल विभाजक या वाटर डिवाइड क्या होता है? सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक ऊंचा भूभाग होता है, जैसे कोई पर्वत श्रृंखला, जो तय करता है कि पानी किस तरफ बहेगा। जैसे घर की ढलान वाली छत होती है ना, बारिश होने पर छत का बीच का हिस्सा तय करता है कि पानी उत्तर की नदियों में जाएगा या दक्षिण की प्रायद्वीपीय नदियों में। बिल्कुल वैसा ही। उदाहरण के लिए अरावली को ही ले लीजिए। ये दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों में से एक है। ये एक ढाल की तरह खड़ा है और थार रेगिस्तान की गर्म रेत को पूरब में दिल्ली और गंगा के मैदानों तक आने से रोकता है। वहीं दूसरी तरफ सतपुड़ा है, जो एक परफेक्ट जल विभाजक का काम करता है। यही तय करता है कि ताप्ती और गोदावरी जैसी नदियों का पानी किस दिशा में बहेगा। इसी के साथ हम आते हैं सेक्शन 4 पर, दक्षिण भारत और यहाँ के प्रमुख दर्रे। अब हमारा फोकस प्रायद्वीपीय पठार पर है। ये डेटा जो आप देख रहे हैं ना, ये किसी भी एग्जाम के लिए एकदम सोने की खदान है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर,
सतपुड़ा की धूपगढ़ 1350 मीटर, नीलगिरी की डोडाबेटा 2637 मीटर और पूर्वी घाट की जिंदगड़ा 1690 मीटर। ये वो सीधे सीधे फैक्ट्स हैं जो आपको एग्जाम में पूरे नंबर दिला सकते हैं, तो इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब अगर हम तटीय घाटों की बात करें तो पश्चिमी और पूर्वी घाट में जमीन आसमान का फर्क है। पश्चिमी घाट एक लगातार बिना टूटी हुई दीवार की तरह है। ये अरब सागर से आने वाले मानसून को सीधे रोक लेता है, जिससे वहां भयंकर बारिश होती है और पेरियार जैसी नदियां बनती हैं। लेकिन पूर्वी घाट वो काफी कटाफटा है। क्यों? क्योंकि गोदावरी और कृष्णा जैसी बड़ी नदियों ने लाखों सालों में उसे काट काट कर अपना रास्ता जो बना लिया है। और दक्षिण की चोटियों में एक नंबर जो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, वो है 2695 मीटर। ये अन्नामुडी की ऊंचाई है। केरल की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित ये चोटी सिर्फ पश्चिमी घाट की नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसी वजह से इसे एकदम सही मायनों में दक्षिण का एवरेस्ट कहा जाता है। अच्छा, अब पश्चिमी घाट जैसी अभेद्य दीवार को पार कैसे किया जाए? यहीं काम आते हैं दर्रे या माउंटेन पासेस। इनमें पाल घाट दर्रा बहुत ही रणनीतिक है। ये सीधे तौर पर नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों को जोड़ता है, मतलब एक तरह से तमिलनाडु और केरल को मिलाता है। एग्जाम के नजरिए से ये पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक बहुत जरूरी अपडेट, अगर आपने पुरानी किताबें पढ़ी हैं तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी याद की होगी, लेकिन अब अपना डेटाबेस अपडेट कर लीजिए। नई सैटेलाइट मैपिंग ने कंफर्म कर दिया है कि आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में स्थित 1690 मीटर ऊंची जिंदगड़ा चोटी ही पूर्वी घाट का असली सर्वोच्च शिखर है। तो एग्जाम में पुरानी जानकारी पर टिके मत रहिएगा। अब हम अपने सफर के आखिरी हिस्से पर हैं, सेक्शन 5, हमारे द्वीपों का पारिस्थितिक महत्व। चलिए अब मुख्य भूमि से निकलकर बंगाल की खाड़ी की तरफ चलते हैं, ये देखने के लिए कि कैसे समुद्र के बीच उठी एक छोटी सी चोटी भी जादू कर सकती है। अब हिमालय के 8000 मीटर के दिग्गजों के आगे अंडमान का 732 मीटर ऊंचा सैडल पीक आपको शायद बहुत छोटा लगे, लेकिन यकीन मानिए वहां के पर्यावरण में इसका जो योगदान है ना, वो सच में हैरान कर देने वाला है। आप खुद सोचिए, समुद्र के बीच खारे पानी से घिरे एक द्वीप पर मीठे पानी की नदी कैसे आ सकती है? यहीं सैडल पीक का कमाल दिखता है। ये चोटी समुद्र से आने वाली नम हवाओं को रोककर एक ऐसा माइक्रोक्लाइमेट बना देती है जिससे कलपोंग नदी बह पाती है। ये पूरे अंडमान की एकमात्र बहने वाली नदी है, मतलब लिटरली एक छोटी सी चोटी ने पूरे के पूरे इकोसिस्टम को जिंदा रखा हुआ है। और यहीं पर आकर एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, अगर समुद्र के बीच खड़ी महज 732 मीटर की एक छोटी सी चोटी पूरे एक द्वीप को जीवन दे सकती है, तो जरा सोचिए उत्तर में खड़े वो 8000 मीटर के विशाल और शांत दिग्गज हमारे पूरे देश के अस्तित्व के लिए कितने जरूरी होंगे। ये पहाड़ सिर्फ किताबों में रटने वाले आंकड़े नहीं हैं, ये हमारे देश के जलवायु और जीवन के असली कंट्रोलर हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस चर्चा ने आपको इन भौगोलिक रक्षकों को एक नए नजरिए से देखने में मदद की होगी। तो बस इसी तरह चीजों को गहराई से समझते रहिए और अपनी परीक्षा